अध्याय 2 ब्लाइट वीवर्स। डेमियन ने अपनी नजर उस युद्ध क्षेत्र पर डाली जिसे वे पीछे छोड़ गए थे, और अपने दोस्तों की सहायता से वो स्पष्ट रूप से देख सकता था कि वे कहां जीत रहे हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद डेमियन अपने पैरों पर खड़ा हो गया और ध्यान से फ्रैंक के बेजान शरीर को गोद में उठा लिया। युद्ध क्षेत्र के हृदय की ओर बढ़ रहा हूँ। इस लड़ाई को खत्म करने का समय आ गया है, उसने सोचा। डेमियन ने युद्ध के मैदान की ओर देखा और फ्रैंक के निर्जीव शरीर को उसके बीच में गिरा दिया। आपका नेता गिर गया है, डेमियन ने जोर से घोषणा की। उस क्षणभंगुर क्षण में समय स्वयं स्थिर हो गया। एक बार अराजक युद्ध क्षेत्र पूरी तरह से शांति का शिकार हो गया, जैसे कि दुनिया ने ही यह मानने से इनकार कर दिया कि कुख्यात फ्रैंक एशक्रॉफ्ट की मृत्यु हो गई थी। यह एक भयानक सन्नाटा था जिसमें भय और श्रद्धा दोनों झलक रहे थे। अब इस लड़ाई को जारी रखने का कोई कारण नहीं है। सभी ने एक बार फिर चुप्पी को तोड़ते हुए डेमियन की आवाज सुनी। इस लड़ाई को छोड़ दें और लारोव शहर छोड़ दें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका अंत भी आपके नेता के समान ही होगा। डेमियन ने देखा कि उसकी बातों का असर हुआ और लोग धीरे धीरे पीछे हटने और भागने लगे। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। तुम क्या कर रहे हो? किसने कहा कि तुम जा सकते हो? डेमियन ने आवाज के स्रोत की ओर अपनी नजर घुमाई और एक आदमी को शहर की दीवार के ऊपर खड़ा देखा। काले रंग का विंडब्रेकर पहने और जटिल विकृत घेरे से सजा हुआ मुखौटा पहने हुए वो आदमी अधिकार की भावना के साथ खड़ा था। मैं उसे समझ नहीं सका। डेमियन ने पूछताछ करने का साहस जुटाने से पहले सोचा, उस आदमी के बारे में कुछ गड़बड़ है। आप कौन हैं? वो आदमी केवल डेमियन की ओर देखता रहा। उसका ध्यान जल्द ही बेचैन भीड़ को संबोधित करने पर लौट आया। अपनी बात पर कायम रहो। यदि कोई भी जाने का प्रयास करता है तो तुम्हें परिणाम पता है। इन शब्दों के साथ वह एक बार फिर आंखों से ओझल हो गया। उस आदमी की अपनी आंखों के सामने से गायब हो जाने की क्षमता से हैरान डेमियन ने स्पष्टीकरण के लिए अपना दिमाग दौड़ाया। वह एकमात्र निष्कर्ष यह निकाल सका, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी रैंक के रैंक तक गिर गई है। मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हें मार दूंगा। डेमियन ने पीछे से चिल्लाने की आवाज सुनी और देखा कि एक व्यक्ति उसकी ओर बढ़ रहा है। यह एलन, फ्रैंक का दाहिना हाथ, बी रैंक तलवारबाज था। डेमियन ने रक्षात्मक रुख अपनाया और एक और लड़ाई में शामिल हो गया। डेमियन को महसूस हो रहा था कि उसके पास कोई शक्ति नहीं बची है। फ्रैंक के साथ लड़ाई के बाद तलवार घुमाने से भी उसे दर्द हो रहा था। डेमियन के लिए हालात खराब दिख रहे थे। यदि यह लड़ाई और लंबी चली तो वो वास्तव में हार सकता है। फ्रैंक के बेजान शरीर को जमीन पर गिरते हुए देखने के बाद एलन ठीक से सोच नहीं सका और दुख और अवसाद महसूस करने लगा। इसीलिए उन्होंने शहर मुख्यालय छोड़ दिया और उन लोगों पर नजर रखने के लिए फ्रैंक द्वारा नियुक्त अपने मिशन को खारिज कर दिया, जो खुद को ब्लाइट वीवर्स कहते थे। डेमियन भागने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार उसने केविन को अपनी ओर आते देखा। उसने केविन को आंखों से इशारा किया और फिर डेमियन ने खुद का बचाव करने के बजाय एलन पर हमला करना शुरू कर दिया। एलन का ध्यान भटकाने के लिए उसने बातचीत शुरू कर दी। फ्रैंक अपनी पसंद के कारण मर गया। यदि उसने गलत पक्ष नहीं चुना होता और बदला लेने के लिए न्याय को नहीं छोड़ा होता तो वह नहीं मरता। डेमियन ने केविन को तैयार रहने का संकेत दिया और एलन का ध्यान भटकाना जारी रखा। एलन, आप एशक्रॉफ्ट परिवार के सदस्य हैं। आपके वंश ने पीढ़ियों तक बटले के रूप में एशक्रॉफ्ट परिवार की कर्तव्यनिष्ठा से सेवा की है। फ्रैंक के नक्शे कदम पर न चलें। अपने परिवार के आलिंगन में लौट आएं। आपके पिता प्रसन्न होंगे। एलन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था उसके बाद भी डेमियन में अभी भी उसे एक सौदा पेश करने की हिम्मत थी। एलन ने सभी तर्कों को दूर फेंक दिया और बिना किसी शैली के अपनी तलवार घुमा दी, बस इस अहंकारी कमीने के जीवन को समाप्त करने के लिए, चिल्लाते हुए, नरक में जाओ कमीने। आखिरी क्षण में जैसे ही एलन की तलवार डेमियन के गले तक पहुंची, एलन ने डेमियन को चिल्लाते हुए सुना, अब। तभी उसे अपने सीने में किसी वस्तु का एहसास हुआ और उसके बाद उसका पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिर गया। एलन ने ऊपर की ओर देखा। उसकी आंखें केविन से मिल रही थी क्योंकि उसने तलवार को अपने सीने में दबा रखा था। एलन की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने अंतिम शब्द कहे, मैं आपका बदला नहीं ले सका, बॉस, मुझे क्षमा करें। और इसके साथ ही उसने अंधेरे के सामने झुकते हुए अपनी आखिरी सांस ली। लारोव शहर में एक भूमिगत सुविधा में एक व्यक्ति ने प्रयोगशाला शोधकर्ताओं से पूछा, इस शहर में सब कुछ समेटने में कितना समय लगेगा? लैब शोधकर्ता ने उत्तर दिया, सर, हमें केवल 10 मिनट और चाहिए। उसके बाद आप नमूना ले सकते हैं। प्रतिक्रिया सुनने के बाद उस व्यक्ति ने ऑपरेशन सेंटर को कॉल करने के लिए अपनी स्मार्टवॉच का उपयोग किया और पूछा, सतह पर चीजें कैसी चल रही है? अधिकारी ने बताया, काउंट सिलास को रिपोर्ट करते हुए, फ्रैंक की मृत्यु के बाद फ्रैंक के पक्ष के लोग या तो भाग गए या बहुत क्रोधित हो गए और हमारी पंक्तियों में रक्षा संरचना को तोड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप कई अलग अलग उल्लंघन हुए। काउंट सिलास ने अधिकारी को आदेश दिया कि वो देखना जारी रखे और लड़ाई की लाइव स्ट्रीम उसकी स्मार्टवॉच पर भेजे। लड़ाई की जांच करने के बाद काउंट सिलास ने निराशा से अपना सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि वे शायद दुश्मन को अगले 10 मिनट तक नहीं रोक पाएंगे। काउंट सिलास ने अपनी स्मार्टवॉच पर टाइप किया और ऑपरेशन सेंटर को फिर से फोन किया, समर्थन का अनुरोध किया और उन्हें अगले आदेश तक शहर के फाटकों के सामने खड़े रहने का आदेश दिया। डेमियन ने एलन के बेजान शरीर की ओर देखा और केविन को उसकी सहायता के लिए धन्यवाद दिया। जैसे ही वे शेष शत्रुओं की ओर जाने वाले थे, उन्होंने देखा कि लोगों का एक और समूह शहर से बाहर आ रहा है और अपने सहयोगियों को धकेलना शुरू कर रहा है।
ये देखने के बाद वो केविन की ओर मुड़ा और कहा, केविन, मुझे नहीं लगता कि फ्रैंक इस योजना में अकेला था। केविन ने जवाब दिया, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। मेरा मानना है कि ऐसे अन्य लोग या संगठन भी हो सकते हैं जो फ्रैंक को फंडिंग कर रहे हों और इस लड़ाई में हेरफेर कर रहे हों। ये सुनकर कि केविन भी यही सोच रहा था, डेमियन ने कहा, विंडब्रेकर में बैठे व्यक्ति को मत भूलना। केविन ने सिर हिलाया और सुझाव दिया, क्या हमें स्वयं जाकर जांच करनी चाहिए? डेमियन ने केविन से सहमति व्यक्त की और कहा, अगर हम दुश्मन की रेखाओं को पार करके शहर में घुसना चाहते हैं, तो हमें एमिलिया की क्षमताओं की आवश्यकता है। फिर वे अमीलिया की ओर बढ़े और उससे मदद का अनुरोध करते हुए अपनी योजना साझा की।